हेलो गाइस वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। ओके, तो ये वीडियो किसका है? ये इसमें अपन एक ही क्वेश्चन करेंगे। टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ ICAI का CA फाइनल FR के पेपर का जनवरी 21 में आया था। ओके, उसके बाद अभी नवंबर 23 में भी जो क्वेश्चन था वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अपन कोई वीडियो में वो वाला क्वेश्चन कवर कर लेंगे, लेकिन CFS का सबसे अच्छा क्वेश्चन आई वुड से ये वाला क्वेश्चन है, जिसपे 4-5 पॉइंट्स ऐसे अगर अपन पहले ये पढ़ के नहीं जाते तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस या भूल जाने के चांसेस मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, कंपलसरी क्वेश्चन। आपने को पता है कि CFS या बिजनेस कॉम्बिनेशन दोनों में से एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग करने से सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि 31 मार्च 2019 को CFS बनाने को बोले। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS ऑफ बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है भाई। 1 साल का दिया, 2 साल का दिया, किसको मालूम है? अक्सर 1 साल के क्वेश्चंस करते हैं अपन, लेकिन नवंबर 23 में भी 2 साल का क्वेश्चन था। और ये भी दोस्तों देखो 1 अप्रैल 2017 है। इसका मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2017 और देखो इधर 2019। ये 2 साल का जब भी आता ना थोड़ा गड़बड़ाहट हो जाती। 2-3 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। 2 साल के जब भी क्वेश्चन आते तो कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके चलना, सो दैट कि गड़बड़ाहट ना हो, जब गड़बड़ी ना हो अपन आंसर लिखने के टाइम पे। ओके, तो आइए बाकी का पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना तो समझ गया कि भाई 1 अप्रैल 2000 देखो ऑन 1 अप्रैल मतलब जो भी फर्स्ट डेट रहती है ऑब्वियसली वो क्या रहता है? डेट ऑफ एक्विजिशन रहता, अपने को पता है। ठीक है, यहाँ पे लिख के होगा देखो, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर कैपिटल, मतलब ये क्या हो गया? डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया दोस्तों। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, और अपने को डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 2019 का बनाना है। ठीक है, 2 साल का। अच्छा, बाकी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 80% ऑफ द शेयर कैपिटल खरीदा अपन ने एस लिमिटेड का। ऑन एक्विजिशन डेट द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड वाज ये था। ठीक है, तो ओपनिंग रिजर्व्स दे दिया। एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स में ये काम आएगा अपने को, रिजर्व्स काम आएगा। और ये शेयर कैपिटल कहाँ काम आएंगे? मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, आप सोच के मुझे बताना। मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, आप सोचो ये शेयर कैपिटल कहाँ काम आएंगे। आपने सोच लिया होगा ये शेयर कैपिटल आएंगी, क्योंकि अपन अपने को है ना 1 फरवरी 2017 को अपन ने जब उसको परचेस किया, मतलब 80% ऑफ शेयर कैपिटल लिया, तो ऑब्वियसली गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, ओके, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए अपने को चाहिए PC, NCI और INA। ठीक है, नेट एसेट्स PC और INA। तो यहाँ पर INA निकालने के लिए INA 2 तरीके से निकलता है। एक तो निकलता असेट्स माइनस लाइबिलिटी या इक्विटी प्लस रिजर्व्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को एस लिमिटेड का 1 अप्रैल के दिन की बैलेंस शीट नहीं दी है। सो यहाँ पर देखो ये 31 मार्च 2019 की दी है। अगर कोई क्वेश्चन में एस लिमिटेड का 1 अप्रैल 2017 की बैलेंस शीट भी दी होती, जो डेट पे कंसोलिडेशन एक्विजिशन हुआ, तो वो डेट पे ऑब्वियसली अपन असेट्स एंड लाइबिलिटीज के थ्रू निकाल सकते। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पर देखे नहीं रहता और अक्सर क्वेश्चंस में देखे नहीं रहता, तो अपन इक्विटी प्लस रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। अज्यूमिंग की इक्विटी सेम रही होगी, आज जो है वो 2 साल पहले रही होंगी, और रिजर्व्स निकालने के लिए रिजर्व्स अपन एनालिसिस ऑफ रिजर्व से निकालते, बराबर, एनालिसिस ऑफ रिजर्व से। तो ये जो इक्विटी रहती है ना, ये जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ काम आता, वो INA निकालने में काम आता। ऑब्वियसली समझ गया आपको। तो अपने को देखो एक्विजिशन डेट पे 5 लाख थी, तो ये 5 लाख का शेयर कैपिटल काम आएगा अपने को, अज्यूमिंग कि ये शेयर कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल वहाँ काम आएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन मैं इन डिटेल एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, सो दैट आपको ये वीडियो देखेंगे ना और बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं भी देखोगे। सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी जाता है, आया भी जनवरी 21 के बाद नवंबर 23 में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। 4-5 एंट्रीज 4-5 एडजस्टमेंट्स अलग थी, बाकी सेम क्वेश्चन सेम था। तो CFS का क्वेश्चन था, 4-5 एंट्री अलग थी। ठीक है, तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप, गारंटी है। तो आ जाओ, सबसे पहले आप तक 3rd लाइन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब A लिमिटेड पेड इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। दोस्तों ये कहाँ काम आएगा बता देना, क्योंकि देखो अपन ऐसा अगर पढ़ेंगे ना कि ये कहाँ काम आएगा, तो अपने को प्रॉपर आंसर विथ लॉजिक से याद रहेगा। नहीं तो क्या अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते, फिर हाँ ये 7650 का, हाँ 7650, हाँ इसका आंसर तो ऐसे ही है बोल के अपन मन गढ़त कहानियाँ बना लेते। अपन ये वीडियो में वैसा नहीं करने वाले, अपन एक एक चीज़ को इन डिटेल खोल के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे
अब देखो अपन ने ए लिमिटेड है, अपन ने उसको 10 लाख रुपए दिए, तो ये क्यों दिए होंगे, ऑब्वियसली पीसी पे किया होगा अपन ने पीसी, तो पीसी अपन ने 10 लाख रुपए दिए। एडिशनली ए लिमिटेड इशू अपन ने 10 लाख तो दिए अपन ने, और 2 लाख इक्विटी शेयर भी दिए, नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये की अपन ने 1.8 मार्केट शेयर के हिसाब से दिया। तो देखो पीसी तो 10 लाख हो गया, प्लस ये करेंगे अपन 2 लाख इंटू 1.80, ओके, तो ये कितना आएगा 3.60 लैक्स, ठीक है, तो 3.60 लैक्स। तो अभी तक अपन ने 13,60,000 का पीसी दे दिया याद रख, और आगे अगर पीसी नहीं दिया होगा कुछ भी तो यही रहेगा अपना फाइनल पीसी, ओके। तो ये पीसी निकल गया अभी, अगर फाइनल कुछ आगे दिया नहीं होगा तो, ठीक है। और अपने को अल्टीमेटली ये सब एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स होकर निकालते क्यों, क्योंकि अपने को आईएनए में इक्विटी प्लस रिजर्व्स निकालने का था, रिजर्व्स उसमें से भी इक्विटी अपन ने निकाल लिया, बस रिजर्व्स निकालना है, रिजर्व्स अपन एनालिसिस ऑफ रिजर्व से निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेना जाओ, क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट ए लिमिटेड वुड पे फर्दर सम ऑफ 5 लाख आफ्टर 3 साल, मतलब 3 साल बाद मैं 5 लाख रुपए दूंगा, और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, और 3 साल का रेट देख लो दोस्तों 7.5, मतलब 5 ईयर्स 5 लैक्स इंटू 0.75, क्योंकि ये 3 साल बाद देने वाले अपन, तो 5 लाख इंटू 0.75 करो, आप लोग भी कैलकुलेटर पे करो, ये आ रहा है 3,75,000, ओके, तो चलेगा। और कुछ पीसी, तो ये पीसी में अपन ऐड कर देते यहाँ पर, ये हो गया 3.75 लैक्स, तो अभी अपना पीसी एज ऑफ कितना रहा 6, 6, 12, 13, ओके, ये 17.35 लैक्स दोस्तों पीसी है। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट से भी करा सकता था, लेकिन ये भी कंफर्टेबल है मेरे को, ऐसा लगता है आपको। बस यहाँ पर अपने को लिखना है कि ये कैश है, ये कैश से आया, ये कैश से आया, ये इक्विटी शेयर से आया, और ये डिफर्ड कंसिडरेशन से आया, ठीक है दोस्तों, इजी है। पीसी अपन ने यहाँ का यहाँ ही निकाल दिया, बहुत बढ़िया हो गया। तो अब अपना फाइनली पीसी हो गया कंप्लीट, आईएनए में निकालना है, एनसीआई भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे, नेक्स्ट क्या बोल रही है, द शेयर्स एंड डिफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय ए लिमिटेड, ओके। तो मेरे साथ आप लोग इसको है ना 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 15 स्टार एंट्री दे दो, ये इसका 15 स्टार एंट्री दे दो, क्योंकि ये ऐसे लाइन है कि अपन अगर मिस कर देंगे तो बहुत आंसर तो गलत हो ही जाएगा, बहुत से पॉइंट्स भी कट जाएंगे, क्योंकि एक मेन फिगर ही चल जाएगा, ओके। और अक्सर अपन क्या करते हैं बड़े क्वेश्चन में, अगर अपने को लग रहा कि बाकी सब आ रहा, तो अपन ये छोटे छोटे लाइनों को क्या करते, कभी कभी इग्नोर कर देते, ठीक है। तो इग्नोर ना करें, इसलिए इसको 15 स्टार डाल दो। आ जाओ, उसका क्या मीनिंग है और उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे अपन सीखेंगे आगे। आ जाओ नेक्स्ट, बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, 31 मार्च 19 का क्या क्या दिया देखो, ए लिमिटेड एस लिमिटेड, ठीक है, पीपी दिया, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, ठीक है। ये कहाँ काम आएगा दोस्तों बताओ, चलो ये कहाँ काम आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ काम आएगा बताओ, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, बताओ 5 सेकंड का, सॉरी, सोचो दोस्तों, ए लिमिटेड के बुक्स में है ये। अगर पीसी नहीं दिया रहता था अपने को इतना डिटेल में, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये पीसी है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, पीसी है। अगर पीसी नहीं दिया रहता था इतना डिटेल में तो ये अपन इसको पीसी मानते थे, लेकिन अपने पास जब पीसी क्लियरली दिया है तो अपन इसको पीसी नहीं मानेंगे, ओके। पीसी के साथ साथ इधर इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड किया अपन ने, बराबर, ठीक है। इसके साथ साथ अपन ने शेयर कैपिटल में भी कुछ दिया, तो ये 2 लाख में भी शेयर कैपिटल इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन ने पीसी, ये इसको पीसी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पीसी अपने को ऑलरेडी इतना अच्छे से दे दिया तो अपन इसको पीसी नहीं मानेंगे। नहीं तो ये दोस्तों, ये जो 1000 वाला फिगर है वो पीसी में काम आता था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अभी तक सब क्लियर, ओके। पीसी, एनसीआई, आईएनए, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, कैश है, फिर आ गया इक्विटी में शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, फर्दर इंफॉर्मेशन, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी क्वेश्चन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख। चलो बहुत बढ़िया, मतलब 2 लाख का फेयर, मतलब इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू इंक्रीज में लिख देता हूँ, 2 लाख का करने का है।
द प्लांट हैड ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ओके चलो ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू कितनी है, आ जाओ सबसे पहले बुक वैल्यू देख लेते हैं। ओके ये एक्विजिशन डेट की है, एक्विजिशन डेट की है, तो अपन ये मान लेते हैं कि अगर बुक वैल्यू 10 lakhs रहती थी तो ये बोल रहा कि इसकी फेयर वैल्यू 12 lakhs रहेंगी, ठीक है। तो अब पता है अपने को, और जब इसका मतलब देखो ये लाइन अगर नहीं देता था तो अपन है ना डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग है वो नहीं करते थे, ठीक है। अपन ये मान लेते थे कि ये प्लांट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन जब ये लाइन दे दिया तो अपने को बाय डिफॉल्ट है कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बोल रहा है कि यूजफुल लाइफ 5 years है तो एसएलएम के हिसाब से जितनी यूजफुल लाइफ रहती है डिवाइड बाय 5 कर देते तो वो साल का अपने को डेप्रिसिएशन निकल जाता। जैसे यहाँ पर 10 लाख था, अब प्लस 2 lakhs हो गया, अब इसको 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अपने को कुछ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। लेकिन अब अभी अपने को पता नहीं है ना कि ये 10 लाख ही है क्या प्लस 12 lakhs ही है क्या, तो अपन क्या करते, देखो 10 लाख के ऊपर एक्स डिप्रिसिएशन आएगा, मान लो 10 लाख के ऊपर कुछ जो भी डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, 10 लाख के ऊपर जो भी डिप्रिसिएशन आएगा, 12 lakhs के ऊपर जो भी डिप्रिसिएशन आएगा, ये दोनों का डिप्रिसिएशन का डिफरेंस अमाउंट क्या रहेगा, 2 lakhs के ऊपर जितना डिप्रिसिएशन अमाउंट रहेगा वही इन दोनों का डिप्रिसिएशन का अमाउंट का डिफरेंस भी रहेगा। इतना क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 2 lakhs इंक्रीज हुआ ना, तो ये 2 लाख के ऊपर डायरेक्टली अपन डिप्रिसिएशन अमाउंट निकाल सकते हैं, सो दैट अपन डिप्रिसिएशन का उसका ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो 2 lakhs डिवाइड बाय 5 दिस इज कमिंग टू 40,000। तो 40,000 का एक्सेस डेप्रिसिएशन भी है, एक्सेस डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एक्सीडेड मतलब बुक वैल्यू भाई 10 लाख की है बुक वैल्यू, लेकिन फेयर वैल्यू 12 लाख की है। तो अगर मान लो इसका डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना आएगा 1 लाख, तो इसका 1,40,000 आएगा दोस्तों। 10% के हिसाब से 1.2 lakhs, लेकिन 10 डिवाइड बाय 5 कर लो अगर आपको चेक करना है। जस्ट अ सेकंड, हाँ देखो अगर बुक वैल्यू 10 lakhs है तो इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा 2 lakhs, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5 बराबर। लेकिन अगर 12 lakhs है तो 12 lakhs डिवाइड बाई 5 कर दो तो डिप्रिसिएशन 40,000 एक्स्ट्रा आएगा, बस और कुछ नहीं, 2 lakhs 40,000। बस क्या करना है अपने को, ये दोनों को डिवाइड बाय 5 करना है। मैंने वो भी इन डिटेल समझा दिया कि डिप्रिसिएशन कैसा करते, ठीक है। अगर ये यूजफुल लाइफ वाली एंट्री नहीं देती थी तो डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं कर देते अपन। दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, द कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 258। ओके इम्पेयरमेंट ओके, इसका भी अच्छा ट्रीटमेंट है, अपन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना सिर्फ द एलिमिनेटेड ग्रुप द वैल्यू ऑफ एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। ओके एनसीआई को फेयर वैल्यू मेथड पे निकालेंगे बोल रहे, ठीक है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने निकाल के दी थी अपने को फेयर वैल्यू 3,80,000 है, चलो परफेक्ट, एक काम अपना बहुत ईजी कर दिया इन्होंने। आ जाओ, तो ये एनसीआई भी अपने पास निकल गई 3,80,000 का, ठीक है। अब अपने को नेट असेट्स में से इक्विटी प्लस रिजर्व्स, बस अगर अपन एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स निकाल लेंगे तो अगर अपने को देखो इसमें से पीसी मिल गया, एनसीआई मिल गया 3,80,000, इक्विटी है अपने पास 5 लाख, ये देखो ये 5 लाख इक्विटी है बराबर। बस इसके अंदर अगर अपने को रिजर्व्स मिल गया एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स से तो अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा और अपना 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ अपन निकालते हैं एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स बराबर। तो दोस्तों एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स, ओके, तो इसके अंदर अपन कैसा करते हैं प्री पोस्ट, ओके। तो आ जाओ, तो सबसे पहले प्री का लिख लेते हैं। प्री का यहाँ पर बैलेंस देखा था कि रिजर्व्स का बैलेंस है 1,25,000, थर्ड लाइन में देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजर्व्स, इसका रिटेन अर्निंग लिख लेते हैं। क्यों रिटेन अर्निंग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी में देखो सिर्फ रिटेन अर्निंग है, यहाँ पर अदर रिजर्व्स नहीं है, अदर रिजर्व्स लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन रिटेन अर्निंग लिख लेते हैं, तो पोस्ट रिजर्व्स में भी सिर्फ रिटेन अर्निंग, ओके। तो रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग में 1,25,000, ठीक है, प्री, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ऑन एक्विजिशन डेट है ना, ये तो पूरा प्री रहेगा। अब उसके बाद देखो दोस्तों, अब आ जाओ, रिटेन अर्निंग एस लिमिटेड की 300 और ये 30, मतलब ये हो गए 3 lakhs माइनस 1,25,000 की रिटेन अर्निंग तो पहले थी, तो इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग कितना हुआ। एक चीज़ देखो दोस्तों, ये था 1 अप्रैल 2017 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जितने भी बात का इंक्रीज है पूरा का पूरा पोस्ट में आएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू।
जो 3 लाख है माइनस 1,25,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 175। ये सिंपल सा कैलकुलेशन क्लियर है सभी को क्लियर है। आ जाओ, अब रिटेन अर्निंग का हो गया तो अपने को अभी और कुछ अपने को और क्या है देने का है, अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व्स का देते, अदर रिजर्व सब है ही नहीं तो सिर्फ रिटेन अर्निंग का देंगे। यहाँ पर तो बाकी ये फर्स्ट पेज में जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ इधर पीसी का कैलकुलेशन दिए सो है, ठीक है। अब आ जाओ इधर फर्दर इन्फॉर्मेशन में आपने को बोला था कि 2 लाख के ऊपर 2 लाख की फेयर वैल्यू इंक्रीज, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज आएगा तो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट 2 लाख बराबर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो इधर स्टार डाल के लिख रहा इसका डबल एंट्री का डबल इफेक्ट का दोगे, इसका डबल इफेक्ट दोगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर अपन टिक कर देंगे इसको, ठीक है। जो भी डबल इफेक्ट देना है अपन यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख देंगे, उसके बाद अपन उसका डबल इफेक्ट बाद में दे देंगे, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया फेयर वैल्यू। अब इसके साथ साथ डिप्रिसिएशन भी था अपने पास 40,000 का, देखो 40,000 का डिप्रिसिएशन भी था। तो डिप्रिसिएशन ऑब्वियसली देखो दोस्तों डिप्रिसिएशन पोस्ट में आएगा, आपको पता है। और एक बार रीजन बता देता हूँ, देखो ये 10 लाख जो था बुक वैल्यू थी, ये 10 लाख जो था बुक वैल्यू थी, देखो ये जो 10 लाख था वो बुक वैल्यू थी, ये फेयर वैल्यू 12 लाख हुई। ये बुक वैल्यू फेयर वैल्यू आई क्यों, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद मैंने खरीदा, तो अपन जब खरीद लेते तो वो उसके लिए तो फेयर वैल्यू का डिफरेंस है ना, तो बुक वैल्यू पे चुपचाप चल रहा था। जब अपने डेट ऑफ एक्विजिशन में खरीदा उसके बाद तो ये बुक वैल्यू फेयर वैल्यू का झगड़ा चालू हुआ। इसीलिए डेट ऑफ ये जो फेयर वैल्यू 12 लाख और 2,40,000, ये जो 40,000 है ये पूरा का पूरा क्यों आया, क्योंकि अपन ने उसको डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद एक्विजिशन किया अपन एक्विजिशन, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद ये डिफरेंस चालू हुआ। तो ये डिफरेंस पूरा का पूरा डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब पोस्ट पीरियड में ही आएगा। दिस इज क्लियर, क्लियर। एडिशनल डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया एडिशनल डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन नहीं है दोस्तों, एडिशनल डिप्रिसिएशन है, माइनस करेंगे, ठीक है। अब चीज इधर तक तो आप भी सही कर सकते थे, यहाँ पर गलत मैंने एक कर दिया। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, सोचो मैंने क्या गलत किया। अभी तक मैंने कुछ गलत किया क्या, सोचो। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्टार्ट। क्लियर क्लियर। किसी को आया क्या ध्यान में कि क्या गलत हुआ? किसी को ध्यान में आया तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ ध्यान में नहीं आया, किसी को ध्यान में आया होगा तो मैं बता दूं कि ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो गलत है। वो कैसे गलत है, कैसे गलत है? अपन ने तो यार बराबर निकाला, 2 लाख का 5, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, 40,000 तो सही आ रहा सर, सही तो आ रहा। 40,000 का अमाउंट सही है, लेकिन यहाँ लिखना ये गलत है। हाँ, यहाँ सही है, यह गलत है, ऐसे कैसे? यहाँ वैसे ही जो एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स निकाल रहे दोस्तों, यहाँ पर देखो 1,25,000 कब का था? 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2017। और ये कब का डिफरेंस अपने निकाला? 31 मार्च 2019, क्योंकि देखो 31 मार्च 2019 के मतलब 17 और 19 2 ईयर्स। तो डिप्रिसिएशन 1 ईयर का क्यों भाई, समझ रहे हो? डिप्रिसिएशन 1 साल का क्यों, 2 साल का लिखना पड़ेगा ना। इसलिए ये डिप्रिसिएशन यहाँ पर 40 नहीं बल्कि 80,000 आएगा। क्लियर? 40,000 लिख के काटो, सो दैट आपको बाद में याद रहेगा कि भाई 40 नहीं 1 साल का नहीं 2 साल का लिखना है। क्लियर? चलो आ जाओ। यहाँ पर इम्पेयरमेंट का गुडविल, तो अपन पहले गुडविल तो निकालना है, तो बाद में इम्पेयरमेंट निकालेंगे। तो ये छोड़ो, अब ये वाला एंट्री हो गया, ये वाला हो गया, ये तो एनसीआई का है। इसी के साथ अपना एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स का पूरा हो गया समाप्त। चलो आ जाओ, इसको है ना टोटल कर दो। ये हो गया 3,25,000 और ये हो गया 95,000, ठीक है। प्री का तो प्री पूरा रहता, लेकिन पोस्ट का जो रहता वो पेरेंट और सब्सिडरी में बढ़ जाता, दैट इज़ 80% और 20%। तो ये हो जाएगा 80 का कितना 76,000 और बाकी का 19,000। ओके, चलो आ जाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया अपना एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स। अपने को रिजर्व्स आ गया तो अपन चलते डायरेक्ट नेट एसेट्स के ऊपर। पहले रिजर्व्स देखो, यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए नेट एसेट्स, ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स में अपने पास इक्विटी तो दोस्तों 5 लाख का,
बराबर इक्विटी था 5 लाख का शेयर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अपन ने निकाला। अभी रिजर्व्स अपन ने निकाला कितना, ये प्री लेंगे दोस्तों, प्री, क्योंकि ये प्री रिजर्व्स डेट ऑफ एक्विजिशन का अपन गुडविल निकालते तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्री रिजर्व से लेंगे ना 325 का, 325, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना 825 का। दिस इज क्लियर। अब एनसीआई तो अपने को दिए सो ही है 3,80,000 ना, राइट 3,80,000 का। और लास्ट है पीसी कितना है, पीसी 17,35,000 अपन ने निकाला था, ठीक है, पीसी अपन ने निकाला था 17,35,000, ठीक है। अब अपन अगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, ये तीनों देखो, इसको प्लस और ये माइनस करेंगे, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है। तो 17,35,000 प्लस 3,80,000 माइनस 8,25,000, तो अपना गुडविल दोस्तों आ रहा 1290। लेकिन गुडविल आते बराबर खुश नहीं हो जाना, गुडविल आएगा जब भी इम्पेयरमेंट होगा ना, गुडविल ही आने वाला था। लेकिन देखो यहाँ पर 2,55,000 का इम्पेयरमेंट है, तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस 258 का कर देंगे, तो एक्चुअल गुडविल जो अपन ग्रुप में बुक में अभी रिकॉर्ड करेंगे 258, वो कहता रहेगा 1032। दिस इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ये स्टेप क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। चलो ओके, अब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स निकालने से पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए अपन एनसीआई भी निकाल लेते हैं। एनसीआई एज ऑन 31 मार्च 2019, ये जो अपन ने निकाला, ये जो था ये तो 1 अप्रैल 2017 का था, ठीक है, लेकिन अपने को उसके बाद वाली होना, तो सबसे पहले तो उस दिन का बैलेंस लिख लेते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2017 बैलेंस कितना था, 3,80,000, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स में 19,000 का एनसीआई को वो मिला, तो ऐड कर दो एनसीआई का 19,000। दिस इज क्लियर, किसी को डाउट? अब देखो, जब मेरे साथ बोलो सब लोग, जब एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते, तब गुडविल को एनसीआई और पेरेंट में डिवाइड करते हैं। फेयर वैल्यू पे अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेंगे तो गुडविल को एनसीआई और पेरेंट के बीच में बांटते हैं। तो समझ गया? अगर ये गुडविल पीएसएनए पे लेता था तो जो भी इम्पेयरमेंट आता था वो सिर्फ पेरेंट को जाता था। दिस इज क्लियर। अगर प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स के थ्रू अगर अपन एनसीआई का वैल्यू निकालते थे पीएसएनए के थ्रू, तो ये जो भी गुडविल रहता था ये पूरा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के लिए रहता था। लेकिन यहाँ पर अपन ने जो फेयर वैल्यू पे लिया एनसीआई फेयर वैल्यू पे लिया, तो गुडविल दोनों को बाइफरगेट होगा, दोनों को बाइफरगेट करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे अपन इम्पेयरमेंट लॉस कितना, 258 इंटू 20%, क्योंकि उसका तो 20% स्टेक है, तो 258 इंटू 20% कर दो। फर्स्ट गलती जो अपन यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। सेकंड ये डिप्रिसिएशन का फर्स्ट गलती था और ये सेकंड गलती है, ठीक है। तो ये गलती होंगी, इसलिए मैं इसको क्या करता, हाईलाइट कर देता, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा, 3,80,000 प्लस 19,000 माइनस 51,600, 347,400। एनसीआई निकाल लिया अपन ने बुक्स में लिखने के लिए। अब अपन निकालेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी जो भी आप लोग बोलते हैं, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी दोस्तों आ जाओ। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ए लिमिटेड की रिटेन अर्निंग ले लो, दैट इज़ 1400, ओके 1400, ओके। ये गिवन या जो भी आपको नाम लिखना है, प्लस जो एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स में से अपन ने पेरेंट का शेयर निकाला, पेरेंट
शेयर कितना है भाई, कितना है भाई 76,000। चलो आ जाओ, तो लिख दो 76,000। अब ऊपर इतना बड़ा ये दिख रहा, तो इसका भी इम्पेयरमेंट लॉस इधर तो आएगा, डेफिनेटली आएगा इम्पेयरमेंट लॉस। 258 इंटू इसका 80%, तो 258 इंटू 80%, 80% वुड बी 206, 400। इतना आप लोग भी कर लोगे, ठीक है। इधर भूलोगे लेकिन इधर तो याद रहेंगे ही, ठीक है। फिर भी एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता, भूलोगे नहीं, इधर जब एक बार याद आ जाएगा तो इधर भी याद आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी, दो चीज़ें एक्स्ट्रा क्या आएंगी, कोई बोल सकता, सोचने का टाइम देता हूँ मैं आपको। चलो मैं हिंट दे देता हूँ कि इधर में से एक चीज़ आएंगे, दोनों चीज़ इधर में से आएंगे इनफैक्ट। और ये जो 15 स्टार वाला पॉइंट था, अब उसको अपन कवर करेंगे। हिंट हिंट हिंट, 15 स्टार वाली लाइन हिंट है। सोच लिया, चलो सोच लिया होगा तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो, तो शेयर्स जो अपन ने ये जो 2 लाख शेयर दिए ना, और जो डिफर्ड कंसिडरेशन ये जो 5 लाख रुपए जो 3 साल बाद देने वाले हो तुम, ठीक है, हैव नॉट बीन कंसिडर्ड बाय ए लिमिटेड। मतलब ये जो ए लिमिटेड है ना, उसने अभी तक इसका अकाउंट फॉर ही नहीं किया। मतलब समझ रहे, मतलब इसके ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड को 5 लाख रुपए देने का बाद में 3 साल बाद, इसने वो लिखा ही नहीं कि मेरे को 3 साल बाद देना है। तो अपने को अभी ये जो डिफर्ड कंसिडरेशन है ना, ये ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, शेयर्स जो 2 लाख है, मतलब ये जो अकाउंट फॉर हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो ए लिमिटेड का शेयर कैपिटल है ना, ये 2 लैक्स इंटू समझ लो ये कितना हो गया, 2 लैक्स हो गया, 20 लैक्स हो गया। तो 20 लैक्स का अभी तक ये खुद का ही शेयर है, इसके अंदर ये 2 लाख शेयर्स ये जो 2 लाख शेयर ये देने वाला है ना, ये इंक्लूडिंग नहीं है। तो अब जब कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये 20 लाख शेयर्स प्लस 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे, 22 लाख शेयर्स हो जाएंगे। समझ रहे हो, ये जो डिफर्ड कंसिडरेशन है अकाउंट फॉर नहीं किया, ये करंट लाइबिलिटीज में करंट आएगा, हाँ नॉन करंट आएगा, क्योंकि 1 साल के ऊपर है, 3 साल का है। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी 3000 के अंदर ये इंक्लूडिंग नहीं है। ये जिसका इसका जो फेयर वैल्यू है ना, जो 375 है ना, विद इंटरेस्ट अब आएगा, इसके अंदर इंक्लूडिंग नहीं है, उसको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। और जब करंट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग नहीं है, तो इसका फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से इंक्लूडिंग करेंगे कि ये 375 प्लस 10% करेंगे, प्लस 10% करेंगे। ये जो फाइनेंस कॉस्ट था ये भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, ये अपने रिजर्व्स में से माइनस होगा। ये एक्सपेंस है अपना 375 प्लस 10%, जो 10% आएगा समझ लो 37,500, ये अपना एक्सपेंस है। इसने अकाउंट फॉर नहीं किया, इसने मतलब माइनस नहीं किया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं किया, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं किया, मतलब अदर रिजर्व से माइनस नहीं किया। अब अदर रिजर्व से अपने को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो भी आता है वो अदर रिजर्व्स में चल जाता है। रिटेन अर्निंग बोल लो, अदर रिजर्व्स बोल लो, तो ये रिटेन अर्निंग अभी बढ़ के है, क्योंकि इसमें से फाइनेंस कॉस्ट अपन ने माइनस नहीं किया। तो अभी अपन इसको फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करेंगे, और जब अपन ने ये डिफर्ड कंसिडरेशन माइनस कर देंगे समझ के। अब जो शेयर्स है ये भी अकाउंट फॉर नहीं है, और शेयर्स को अपन ने 1.8 पे बेचा, 1 का बेचने का 1.8 पे बेचा अपन ने। तो जो 0.8 जो एक्स्ट्रा लिया वो भी सिक्योरिटीज, अपन ने उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है अपना, तो अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा देंगे तो वो भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए ये जो दोनों रहते हैं वो ऑब्वियसली बुक्स के रेट एंड अर्निंग में आएंगे, सॉरी बुक्स के रेट एंड अर्निंग में आएंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये 2 एक्स्ट्रा आएंगे। ये देखो 14,030 वाला प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। मैं तो ये कैलकुलेशन के टाइम में बाद में कन्फ्यूज होऊंगा। प्लस 76,000 प्लस 206 400, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब फाइनेंस कॉस्ट देखो दोस्तों, यहाँ पर रफ कैलकुलेशन बताता मैं। 375 है अभी, प्लस 10% करेंगे विच विल बी 37,500, क्योंकि एजी है। अब इसको प्लस कर लो, 375 प्लस 350 ना, 375 है, 375 ठीक है। 375 प्लस 10% वुड बी 41,250। तो 41,250 प्लस 10% विच इज इक्वल टू 41,250 इक्वल ये 00, ठीक है, प्लस 10%। तो अपना आएगा कितना, ये 453,750, 453,750 प्लस 10% विच विल बी ऑलमोस्ट 45,375। तो ये लगभग 5 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट ईयर एंड, ये हो गया सेकंड ईयर एंड, ये हो गया थर्ड ईयर एंड। अपनी गाड़ी अभी तक ये आई नहीं तो इसका छोड़ो।
अपनी गाड़ी सेकंड ईयर एंड में है, सेकंड ईयर एंड में ये वाला फिगर अपन ने अकाउंट फॉर नहीं किया, तो ये अभी अपन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डालेंगे, बराबर। और ये जो दो अमाउंट है, ये जो दो अमाउंट है, ये अपना फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। पीएनएल में माइनस होने का था तो अदर रिजर्व्स में माइनस होता था, तो यहाँ पर वो माइनस हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट की तरफ से, ठीक है। पीएनएल बनाते थे तो उधर माइनस हो गया था, या 37,500 प्लस 41,250 करो, 37,500 प्लस 41,250 कितना आएगा, 37,500 प्लस 41,250 78,750 माइनस करेंगे, बराबर दोस्तों। अब और दूसरा जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 0.8, ठीक है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2 लाख के शेयर्स के ऊपर 0.80, ये कितना होगा 1,60,000। आ जाओ, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अपन ने अकाउंट फॉर नहीं किया, आप अकाउंट फॉर कर रहे। अब आप हो गया इसके साथ ये जो था शेयर्स और डिफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड मतलब बैलेंस शीट में लिखेंगे, और इसके अंदर भी समझ गया कि इसका अकाउंट फॉर दे दिया अपन ने, ठीक है। तो इसका अपन एडिशन कर लेते हैं, प्लस सब इसका प्लस करो सब लोग, 1400 प्लस 76,000 माइनस 206,400 माइनस 78,750 प्लस 1,60,000, तो ये 13,5850 आ रहा है आपको। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, मान लिया कि ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे इसके अंदर। ये थर्ड ईयर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपन थर्ड ईयर पहुँचे ही नहीं। 1 अप्रैल 2017 को अपन ने बोला था कि 3 साल बाद देंगे, अपन 31 मार्च 2019 तक ही पहुँचे, अब तो 2 साल ही हुए। तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में डालना मत भूलना, इसको 5 स्टार लिख दो एक बार का, नॉन करेंट लाइबिलिटी में डालना मत भूलना ये, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट ये तो अपन ने अकाउंट फॉर कर दिया ऑलरेडी। पीएनएल में करते थे, पीएनएल में लेस होता था, यहाँ पर आके यहाँ लेस हो गया, ठीक है। दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल वो 20 लाख, ये कितना है अभी, ये 20 लाख है, मतलब 2 लाख शेयर इंटू 10, ठीक है। क्योंकि देखो फेस नॉमिनल वैल्यू 1 है, सॉरी, तो यह 20 लाख शेयर इंटू 10 रहेगा, 20 लाख शेयर इंटू 1 रहेगा। ये 20 लाख है ना, तो ये 20 लाख शेयर इंटू ₹1। अब यार 2 लैक्स और शेयर ऐड हो जाएगा, 2 लैक्स, तो ये हो जाएगा 22 लैक्स, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 22 लैक्स लेंगे, दिस इज क्लियर। और जो 1.8 मतलब 0.8 था वो अपन ने अकाउंट फॉर ऑलरेडी कर दिया और रिजर्व्स में डाल दिया अपन ने, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपन बैलेंस शीट बना लेते, वही बाकी है। बाकी सब तो अपन ने लिख लिया, कर लिया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सबसे पहले असेट्स, ठीक है। असेट्स, नॉन करेंट असेट पीपी, ठीक है। नॉन करेंट असेट में पीपीई, पीपी में देखो दोस्तों 5500 है प्लस 1500। पीपी में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन था क्या? फर्स्ट पॉइंट देखो, ये जो प्लांट है मतलब पीपी है, प्लस 2 लैक्स थे मतलब 200, ओके। माइनस 80,000 था, 40,000 नहीं था, माइनस 80,000 था, तो माइनस 80, क्योंकि अपन 3 जीरोस में बना रहे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 5500 प्लस 1500 प्लस 200 माइनस 80, 7120, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बोला था कि ये करने का था, अपन ने कर लिया इसको, ठीक है। ये दोनों का भी अपन ने इसको अकाउंट फॉर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये सब हो गया। अब मेन गुडविल तो अपन ने इम्पेयरमेंट करके लिख दिया था, ये वाला, तो गुडविल लिख देंगे 103200, गुडविल 1032 फिर 000 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड आता नहीं, उसके बदले गुडविल लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्वेंट्री, करंट असेट्स में थोड़ा फॉर्मेट सही कर देते हैं, हाँ ओके। इन्वेंट्री में 550 प्लस 100, 650। कुछ इसमें कुछ एडिशन डिलीशन कुछ पॉइंट नहीं है, लिख दो डायरेक्ट। रिसीवेबल्स
400 प्लस 200 600, इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, लिख दो डायरेक्ट। कैश 250, कुछ पॉइंट नहीं है, लिख दो डायरेक्ट। वन साइड का पूरा कंप्लीट कर दो बैलेंस। 7120 प्लस 1032 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 250 9652। यहाँ पर अपन ने अकाउंट फॉर सब चीज़ कर ली, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख दे रहे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो क्या करना है, एक स्पेस छोड़ देना बाद में कुछ एरर मतलब करने के लिए, ठीक है। असेट्स के बाद आप इक्विटी एंड लायबिलिटी पे आ जाते हैं। चलो यह मजा आएगा, या 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लिखने की अपने को। अब वो याद है कि नहीं आपको, चलो देखेंगे। अब सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये सब हो गया अपना फर्स्ट वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रहेगा बताओ। जो ये जो 2000 है वो कितना हो जाएगा अभी, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो 2000 है मतलब ये 30 के साथ 20 लाख प्लस 2 लाख शेयर्स, 22 लाख इंटू 1 लाख, तो फिर भी 22 लाख से आएगा। तो यहाँ पर 22 और ऊपर 30, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये भी देखो क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दिया नहीं है पर्टिकुलरली कि सॉल्व इन 3 zeros। अगर कभी क्वेश्चन में 3 zeros लिख के है तो ट्राई करना कि क्वेश्चन 3 zeros के थ्रू ही सॉल्व करें, नहीं तो कभी कभी वो कोई एग्जामिनर अगर एड़ा विड़ा रहा वो मार्क्स काट लेंगे अपना। चलो जो इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद रिटेन अर्निंग्स, जो वो कि अपन ने जो ग्रुप रिटेन अर्निंग निकाला, इट इज अदर इक्विटी, ग्रुप अदर इक्विटी अपन ने जो अभी अपन ने इतने मेहनत से निकाला। का है ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाँ 1350 850 1350.85 लिखना पड़ेगा क्योंकि 850 नहीं लिख पाएंगे, 3 0। नेक्स्ट एनसीआई को मत भूलना। एनसीआई अपन ने निकाला अलग से, एनसीआई निकाला अपन ने 347400। अच्छा 347400, क्लियर, एनसीआई हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट पूरा हो गया। अब बस नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज लिखना है। नॉन करेंट लायबिलिटीज कितनी है दोस्तों, 3000 प्लस 400 प्लस याद है क्या किसी को कि ये वाली नॉन करेंट लायबिलिटी पे ऐड करनी है 453 750, तो 453.75 ऐड करो अब इसको। ऐसा दोस्तों करंट लायबिलिटीज़ में नहीं आएंगे, सॉरी अभी 1 ही साल बाकी है ना, तो नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आएंगे। अभी 1 ही साल बाकी है ना क्योंकि सेकंड ईयर एंड है, तो अब करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। अभी तक अपन अकाउंट फॉर नहीं कर रहे थे, अब जब अपन कर ही रहे तो उसको करंट लायबिलिटी में करेंगे, ठीक है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ऐड मत करो, ठीक है। ये तो इतना आएगा फिर 3400, क्योंकि और कुछ बाकी नहीं है। करंट लायबिलिटीज़ में कर दो ऐड। करंट लायबिलिटीज़ कितना है, 1250 प्लस 650 प्लस 453.75 बराबर, कंफर्म कर लो वापस से 453.75। आ जाओ बस ऐड करो 453.75 प्लस 1250 प्लस 650 2353.75, बस हो गया। इसी के साथ पूरी बैलेंस शीट अपन ने लिख ली। अब इसका भी टोटल निकाल लो। अगर इसका भी टोटल 9652 आ रहा तो पार्टी करेंगे फिर। पार्टी लेट्स हैव सम पार्टी 2200 प्लस, ओके 9652 दोस्तों। इसी के साथ 9652 इसी के साथ अपना प्रॉब्लम पूरा हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वही आपको क्या करना पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करना ही है। और आप जेन्युइन फीडबैक देना है मुझे मेरे चैनल पे। आपको कमेंट करना है, मतलब यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करना है आपको कि क्या मतलब मैंने कैसा पढ़ाया, आपको कैसा लगा, समझा क्या सच में, ठीक है। एक बार फास्ट में इसका एक रिकैप कर लेते कि फ्लो कैसा था अपना, ठीक है। सबसे पहले इधर तो कुछ था नहीं, इधर 80% था, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल लिया था। इससे अपने को पी से निकल गया था। पी से यहाँ पर देखो अकाउंट फॉर नहीं किया था, तो अपन ने उसको जब ग्रुप रिटेन अर्निंग्स निकाल रहे थे, जब निकाल रहे थे तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए, क्योंकि उसको अकाउंट फॉर क्या करते थे, ऑब्वियसली डिफर्ड कंसिडरेशन के इंटरेस्ट को अपन अकाउंट फॉर करते थे पीएनएल में नहीं कर सकते क्योंकि अभी पीएनएल बना ही नहीं रहे, तो वो ऑब्वियसली अपन इसमें आके अकाउंट फॉर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट या पीसी निकाल दिए थे, ठीक है।
उसी के बाद ये सब था बैलेंस शीट। यहाँ पर ये था 2 लाख का बढ़ा तो 2 लाख का असेट बढ़ा तो डिप्रिसिएशन 40,000 से घटेगा, वो 40,000 2 लाख डिवाइड बाई 5 करे तो 40,000 आ गया था। उसके बाद इम्पेयरमेंट इन गुडविल, यहाँ पर फेयर वैल्यू एनसीआई फेयर वैल्यू पे थी तो ये गुडविल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना था और अपन ने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया भी था। ये देखो यहाँ पर इम्पेयरमेंट पेरेंट का था और ये पेरेंट और ये एनसीआई का, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ये हो गया फेयर वैल्यू दे दिया था। बस इसी के साथ फिर अपन ने क्या किया, फ्लो एनालिसिस ऑफ रिजर्व। सबसे पहले ये तो क्वेश्चन में देखे था फेयर वैल्यू इंक्रीज इतना, और ये मेन था। यहाँ पर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन दोस्तों 2 ईयर्स का लिखना था, यहाँ पर लिख दो 2 ईयर्स का, ठीक है। डिप्रिसिएशन 2 साल का अपन ने निकाला था। तो ये हो गया। इसको प्री का तो प्री तो नेट एसेट्स निकालने में काम आएगा, नेट एसेट्स टोटल निकालने में काम आएगा। ये 325 यहाँ पर आ गया तो 825 हो गया। पेरेंट 80% और ये पोस्ट का बांट दिया अपन ने, या पीसी अपन ने निकाला था 17,35,000 पीसी प्लस एनसीआई माइनस 825 माइनस आई एन नेट एसेट्स अपन ने 5 लाख प्लस ये 5 लाख ये वाला, अज्यूमिंग की इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रहेगा। टाइम रहा तो लिख देना नोट बना के, ठीक है। रिजर्व्स इतना टाइम रहता नहीं तो छोड़ दो। रिजर्व्स अपन ने ये प्री रिजर्व्स आ गया। इसी के साथ अपना गुडविल आ गया था, इतना इम्पेयरमेंट था तो माइनस कर दिया था गुडविल। एनसीआई में भी गुडविल जाएगा क्योंकि रीज़न 2-3 बार दे दिया, इसमें भी जाएगा। एनसीआई पहले ये प्री रिजर्व ने एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स का ऐड किया, इन इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दिया। गिवन अदर रिजर्व्स का इतना था, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स में से ये ऐड किया और ये इम्पेयरमेंट लॉस सेट किया। इसके अंदर 2 चीज़ ऐड करना, ये मत भूल जाना कि ये नॉट अकाउंट फॉर किया इसलिए फाइनेंस कॉस्ट यहाँ माइनस किया और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये लिख दिया। बस इसके साथ ये अगर फाइनेंस कॉस्ट कैसा आएगा तो 375 प्लस 10% इतना प्लस 10% इतना, ठीक है। प्लीज़ ये 3750 ये आ गया इधर। और लास्ट बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में पीपी में 200 ऐड माइनस 80, गुडविल ऐड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख ऐड करेंगे क्योंकि इधर अकाउंट फॉर नहीं किया था, ये शेयर्स अकाउंट फॉर नहीं किए थे, इसलिए ये जो 20 लाख के शेयर थे तो इसको प्लस 2 लाख के शेयर अपन ने एक्स्ट्रा ऐड करे, ₹1 इधर और 0.80 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ऐड किया, ठीक है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में देखो ऐड किया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 0.80 ऐड किया 2 लाख पे। नेक्स्ट ये हो गया इन्वेंट्री, ये सब नॉर्मल था। बाकी ये हो गया अदर रिजर्व्स अपन ने मस्त निकाला, इसको अच्छी से डिटेल निकाला अपन ने। अदर रिजर्व्स आपको कभी कभी मिलेंगे, एनसीआई भी निकाला और ये करंट लायबिलिटीज़ में ऐड करके अपन ने आंसर फिनिश कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पेशेंटली। एंड आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ डू कमेंट कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।